नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में वीकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव भरा सेशन आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, जहां पे शुरुआती दौर में तो एक अच्छे संकेत थे और उन संकेतों के बीच में भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी आई, स्पेशली मेटल स्पेस में, जो कि आज एक आउट परफॉर्मर रहे। सीमेंट में एक समय में बैंक्स में भी स्पाइक आया था, हालांकि ऊपरी स्तर से तेज बिकवाली आज बैंक में ज़रूर देखने को मिली। इसके अलावा जो अब तक ड्राइविंग सीट पे थे वो थोड़े से बैकफुट पर आया, लेकिन मेटल जो कि आज फुल फोर्स में काम काज कर रहे थे, चाहे वो आप फ्रंट लाइन मेटल कंपनीज हो, स्टील की या क्रोम की कंपनीज या आयरन ओरी कंपनीज या फिर बाकी माइनिंग कंपनीज, इन सब में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। और उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खरीदारी थी। फर्टिलाइजर, शुगर, ये कुछ और ऐसे सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं जहां पर जोरदार खरीदारी थी। और सेकेंड हाफ में भी रादर सीमेंट में और तेजी बढ़ी, सेलेक्टिव सीमेंट कंपनीज में, और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास वो बंद होते हुए दिखाई पड़े। बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन हाँ, रियल्टी, एफएमसीजी, ऑटो, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर हल्की खरीदारी आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक शानदार सत्र, मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिला और वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय बाजारों में एक ज़ोरदार मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। और अलग अलग पॉकेट, अलग अलग सब सेक्टर्स, इन पे अच्छी खासी खरीदारी रही। इवेंट जो बड़े मार्केट वेट कर रहा है उसमें नंबर्स हैं, खासतौर से टीसीएस के, जो कि सोमवार को आने वाले हैं, और वहीं से ही एक्चुअल में नंबर्स का आगाज़ होगा, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस और उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी कंपनीज के नंबर्स भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप इस लिहाज से भी नजर रख सकते हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और सबसे पहला सवाल दिनेश पांडे जी का है और जो सवाल है वो टीसीएस पे ही है। पांडे जी, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आपने टीसीएस को इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। 3,000 रुपये पे जब कंपनी खुद बाय बैक कर रही है शेयर में, तो आपको क्या दिक्कत है बाय करने में? तो पहली चीज़ तो वही। दूसरी चीज़, मतलब देश की सबसे बड़ी ऑटो आईटी कंपनी, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से, तो क्या दिक्कत है इस कंपनी में बने रहने में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हैं तो? अच्छा, अब दूसरी साइड अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से घुसे हैं इसमें, तो नंबर से पहले बाजार इसको डिस्काउंट कर रहा है, इन नंबर्स को, कि अच्छे आने वाले हैं। एक्सेंचर के नंबर अच्छे थे तो उसके बाद आईटी के नंबर अच्छे आने ही थे। बहुत बड़ी तेज़ी देखी गई है, थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि टीसीएस की इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बहुत लिमिटेड फ्लोट है मार्केट में इसका, तो चांसेस बहुत कम है कि बहुत बड़ा डीप फॉल यहाँ आए। ये वैसे भी ऐसी कंपनीज को आप हर डिप पे खरीदेंगे और हर एक्यूमुलेट करेंगे और आगे की जनरेशन को देंगे। अगर इस तरह से आप एपेटाइट रखते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। बाकी आप खुद ही कॉल ले सकते हैं, ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शोभित सुभाजीत बनर्जी, माफ़ कीजिएगा, सवाल पूछ रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक बाय करना सही रहेगा क्या? Q3 में ऑटो कंपनी के नंबर्स कैसे आ सकते हैं? विच वन आर द टॉप बेट्स? बनर्जी साहब, पहली चीज़ तो Q3 निकल चुका है, Q4 अब आने वाला है। नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में ऑटो में मदरसन सुमी के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे आए तो शायद कैरी फॉरवर्ड यहाँ होता हुआ दिखाई पड़े उसका भी। उसके अलावा बजाज के लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक थे। मारुति Q4 में मार्जिन में प्रेशर रहेगा, ये अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बात की गई थी। तो बेटर साइड पे नंबर ऑटो में मदरसन, बॉश या एंसिलरीज जो अब तक इतना नहीं परफॉर्म करके गई, उनमें शायद आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि दोबारा प्रोडक्शन जब शुरू होता है तो वो कंपनीज जो कि पहले से माल सप्लाई करती हैं, जिनको एक्यूमुलेट करती हैं ऑटो कंपनीज, उनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो टायर कंपनी पे, बैटरी कंपनीज पे, इन पे आप नज़र रखें, लेकिन सब्जेक्ट कि ये कितना बाजार पहले से इन्हें डिस्काउंट करके चल रहा है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था आईडीबीआई बैंक पर। तो बैंक में आईडीबीआई बैंक को मतलब चुनने की वजह क्या है, वो मुझे भी नहीं समझ में आया, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें कॉल ले सकते हैं। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, मैनेजमेंट फेरबदल की बातचीत है, एलआईसी निकलेगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, और रूपरेखा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से आप बैंक में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो टॉप 4 बैंक्स हैं उनके साथ ही रहें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अब एबी कैपिटल को लेकर एक सवाल आया है शॉर्ट टर्म में। हक साहब, एक सवाल, मतलब एबी कैपिटल में जो रिसेंटली ट्रिगर था वो है जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है, इनके 3 बिजनेस को डीमर्ज करके लिस्ट करने की बातचीत, जो कल एक यतन ने खबर भी आपको बताई होगी। उस खबर के हिसाब से जो कंपनी का मेन बिजनेस है उसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर डीमर्ज करने की बातचीत, और एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग शायद यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़े, और उस आधार पर शायद ये स्टॉक में फर्दर रिएक्शन देखने को मिले। हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है, 260-270 रुपये के आसपास के हायर लेवल होते थे, और वहाँ से करेक्ट होकर नीचे मिल रहा है। नीचे 60 रुपये भी दिखा चुका है। थोड़ा कंसर्न वोडाफोन में इनके जो इन्वेस्टमेंट थी उसको लेकर था।
लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट रिसेंटली जो आए थे 135 रुपये के आसपास के थे, जो ऑलमोस्ट अचीव भी हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बहुत सा सवाल है। HDFC AMC पे एक सवाल है सोलंकी साहब का, विजय सिंह सोलंकी साहब का। सोलंकी साहब, लास्ट आवर में आज एक बाइंग आपने देखी होगी, कुछ ब्रोकरेज हाउसेज में यहाँ पे तेज़ी की बातचीत भी हो रही थी, नैम इंडिया में और HDFC AMC दोनों में, और वो रिएक्शन में देखने को भी मिला लास्ट आवर में। क्रूशल है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है, ठीक ठाक वैल्यू है, बिजनेस में भी वन ऑफ द मेजर है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट्स जो थे वो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, अदानी गैस, मित्तल साहब आप पूछ रहे हैं कि अदानी गैस में लोअर सर्किट रहा आज, शुड वी वरी? पूरे ग्रुप पे रादर आप सिचुएशन को समझिए। कारोबार, मुनाफा, मार्जिन्स, ग्रोथ और मार्केट कैप, इन सब चीज़ों में कितनी डिस्पैरिटी है वो आप समझिए पहले, और उसके हिसाब से इसमें कॉल लीजिए। शेयर चल रहे हैं और चले ही जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं, कितने इसके पीछे की स्टोरी पे सपोर्ट कर रहे हैं कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन नियर टर्म में चलिए, अभी तो सब शॉर्ट टर्म एक डिप कह सकते हैं इसे, लेकिन सिचुएशन को समझकर ही इसमें कोई भी कॉल लीजिएगा। मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट अचीव और एक्सीड कर चुके हैं, तो अभी कोई भी कॉल लेने से पहले आप वित्तीय सलाहकार की राय ले लें, और बहुत रिस्की साइड पर आप हैं अभी इस तरह की मूव के बाद, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लीजिएगा। और 1-2 दिन का जो फॉल है ये तो शायद थोड़ा बहुत डिप हो सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से संभाल कर इन स्टॉक्स में ट्रेड करिए। ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का मूव देते हैं, तो बड़ा ध्यान से संभाल कर ट्रेड करिएगा इन सभी में, अदानी के सभी स्टॉक्स में। अच्छा, आगे एक प्रिंस नारंग साहब का सवाल है ONGC पर, 119 पर 100 शेयर हैं। नारंग साहब, कंपनी बुरी नहीं है, नंबर्स भी ठीक ठाक ही आएंगे, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़े थे तो उसका एक इम्पैक्ट इनके रियलाइजेशन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस क्वार्टर के नंबर्स में, लेकिन थोड़ा हायर है। अब आपका टाइम फ्रेम क्या उस पर डिपेंड करता है। दो नीचे 60 रुपये भी दिखा चुका है और ऊपर डबल भी हो चुका है वहाँ से, लेकिन फिर भी एज सच एसेट वाइज स्ट्रॉन्ग है, PSU है, बड़ी रैली दिखा चुका है, आप बने रह सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। ब्रोकरेज हाउसेस के जो रीसेंट टारगेट थे तो 120-125 के आसपास के थे, आपकी खरीदारी के ऊपर का ये भाव है, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हैप्पीएस्ट माइंड 318 लॉन्ग टर्म, नीलेश पिंपले साहब का। पिंपले साहब, बहुत बढ़िया शेयर, बहुत बढ़िया दाम पर आपने खरीद रखा है, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस दाम से नीचे, यानी आपके इस दाम से नीचे अगर आपको मिले बिना एडजस्टमेंट के, तो आप दोबारा इसमें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके नीचे मिले तो नई पोजीशन को आप फिलहाल ऐड ना करें। मेजरली सभी जो हाउसेज हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके टारगेट सब अचीव ही हो चुके हैं इसमें, लेकिन तेज़ी अभी भी है, नंबर्स भी अच्छे आने की बातचीत है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी पेडिग्री का है, बने रहने की राय है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स को एडजस्ट करेगा मार्केट आगे चल के, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे शेयर नीचे आके और नंबर थोड़े बेटर हो, तो बने रहिए, अच्छी कंपनी है, एटलीस्ट IT स्पेस में बेहतर कंपनी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। रूप ज्योति दास साहब का सवाल है भारती एयरटेल पर। दास साहब, आज ही एक रिपोर्ट आई थी, 760 रुपये का टारगेट था भारती एयरटेल में, और उन्होंने जो लॉजिक दिए हैं इसके पीछे के, वो ये हैं कि कंपनी के नंबर्स बेटर हैं, ARPU एक्सपेंशन हो रहा है, नए एडिशन हो रहे हैं क्लाइंट्स के, और वो एडिशन क्वालिटी एडिशन हो रहे हैं, बट ऑब्वियस रीज़न है कि ये स्टॉक चलता नहीं है। नीचे में वर्स्ट केस में इसने अभी 480 का शायद दाम देखा था, और ऊपर में बेस्ट केस में 620 तक का दाम देखा हुआ है, तो सो फार तो उसी रेंज में ही चल रहा है एक लंबे अंतराल से। आप बने रहें अगर पेशेंस है आप में, तो ये मूव देगा, एक साथ देगा, एक तरफा देगा, लेकिन अब कब देगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कंपनी वाइज एटलीस्ट कोई बुरी नहीं है। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के तौर पर आप देख सकते हैं, और कुछ मायनों में पहली भी है, तो आप ऐसी दिक्कत नहीं है इस कंपनी का, बने रह सकते हैं। अच्छा, कैनरा बैंक पे एक सवाल है नितिन जी का, 150 रुपये के दाम पे हैं सर। कैनरा बैंक के केस में एक दो चीज़ें क्रूशल हैं। पहला, नंबर्स ठीक थे लास्ट क्वार्टर के, और शायद इस क्वार्टर में भी कैरी फॉरवर्ड हों, एसेट राइट बैक को लेकर, इनके कई सारे NPS में से उगाही को लेकर भी, लेकिन PSU है तो अगेन तेज़ी जो है वो हमेशा कैप ही रहती है, क्योंकि ऊपर स्तरों पे आके कुछ ना कुछ कंसर्न उड़ जाते हैं। अब डिपेंड करता है इस क्वार्टर के नंबर्स में ट्रेजरी के नंबर्स कैसे आते हैं इस क्वार्टर के नंबर, क्योंकि यील्ड में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल रहा है, तो नंबर्स कैसे आते हैं, NP के नंबर कैसे आते हैं, कितनी रिकवरी है, तो नंबर्स को आप क्रूशली वॉच करिए और अकॉर्डिंगली इसमें आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा,
मल्टी बैगर स्टॉक। शुभजीत जी, अगर मल्टी बैगर स्टॉक में आपको मैं टीसीएस बोलूँगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा। मतलब 400 रुपये पे 2004 में टीसीएस था एडजस्टमेंट से पहले। आज वो आपको एडजस्टमेंट के बाद और ऊपर के लेवल पे दिखाई पड़ेगा। वो हो चुका है वहाँ से करीब 5 गुना, 10 गुना, 7 गुना, 8 गुना, लेकिन फिर भी आपको मल्टी बैगर नहीं दिख रहा। तो क्या प्रॉब्लम है टीसीएस में, या क्या प्रॉब्लम है रिलायंस में, या क्या प्रॉब्लम है हैवी वेट्स में, जो वो मल्टी बैगर नहीं बन सकते? एनीवेज, लेकिन वो मल्टी बैगर की परिभाषा आप क्या समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हैं। खैर, एचडीएफसी बैंक 1495 पर शबीर साहब का सवाल है। शबीर साहब, एचडीएफसी बैंक मतलब वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बैंक पे, लेकिन आपका क्योंकि नज़रिया छोटी अवधि का है तो कहना मुश्किल है। अभी एटलीस्ट आप होल्ड करें, क्योंकि अभी नंबर का आगाज़ नहीं हुआ है। जब नंबर्स आने शुरू होते हैं किसी भी क्वार्टर में किसी भी कंपनी के, तो उससे पहले उसकी डिस्काउंटिंग होती है, और फिर डिस्काउंटिंग के अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करता है कि क्या वो जो नंबर आ गए हैं उसको बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है, और क्या वो जो नंबर आए हैं वो बाजार से डिस्काउंट नहीं हुए और उससे बेहतर परफॉर्मेंस आई है। तो ये दो चीज़ें हैं। अभी एचडीएफसी बैंक ने अपनी डेट नहीं दी है, लेकिन इनकी डेट शुरू में ही होती है कहीं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर ही। तो आप एटलीस्ट बने रहें, अच्छा मूव यहाँ पर आने वाले समय में शायद देखने को मिल भी जाए। टाटा स्टील, जवाहर साहब, टाटा स्टील बीएसएल दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। टाटा स्टील में आज जहाँ क्लोजिंग हुई है 922 के आसपास हुई है मेरे ख्याल से। हम अच्छी कंपनी है, ग्रुप अच्छा है, नंबर ठीक है, रिवाइवल हो रहा है, मेटल प्राइसेस भाग रहे हैं, कीमतें बढ़ाई भी हैं, ब्रोकरेज की टॉप पिक्स में है, सीएलएसए, क्रेडिट स्विस की, ये सब बातें हैं। प्लस जो ब्रोकर्स ग्रुप में बातचीत हो रही है कि ये 1200 1250 तक की चाल भी दिखा सकता है, तो आप उनको ध्यान में रखिएगा। टाटा स्टील बीएसएल के केस में आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आपको टाटा स्टील का कोई भी भाव दिखे, 900, 950, 930, वट, उसको आप 15 से डिवाइड कर लीजिए, तो जो दाम आएगा वो टाटा स्टील बीएसएल का होना चाहिए। तो अगर दोनों में डिस्क्रिपेंसी है, टाटा स्टील और टाटा स्टील बीएसएल के दाम में, मतलब जो डिवाइड करने के बाद आएगा, तो उन दोनों दामों को मैच करा जाएगा, मतलब मैच होंगे आज नहीं तो कल, या तो टाटा स्टील नीचे आएगा या बीएसएल ऊपर आएगा। तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आप टाटा स्टील और टाटा स्टील बीएसएल दोनों को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो एक शेयर के बदले में 15 शेयर का है, तो उसको आराम से बाजार एडजस्ट करता रहेगा। चलिए, अब आखिरी एक सवाल और ले लेते हैं स्पाइस जेट पे। ये सवाल जैन साहब का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन साहब ये शेयर 104 105 रुपये का हाई बना के वहाँ से 108 रुपये का हाई बना के नीचे आया है। ब्रोकरेज हाउसेज में एचएसबीसी की रिपोर्ट थी 130 रुपये के टारगेट है, 180 से उन्होंने बढ़ा के 130 रुपये के टारगेट दिए हैं। थोड़ा लॉकडाउन का इशू और थोड़ा ये लोड फैक्टर्स में ईज आउट होना, क्योंकि लोग नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, नाइट कर्फ्यूज़ हैं, चीज़ें ऐसे बिगड़ रही हैं, इसलिए शेयर नीचे आया हुआ है। कुछ प्लेन भी अब इनके कंसर्न में आ रहे हैं, लीज नहीं पे कर पा रहे हैं, काइंड ऑफ, जो मैंने खबरें सुनी थी, लेकिन नंबर्स में सोफर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो कंसर्न है। ब्रोकरेज पॉजिटिव हैं। आप सिचुएशन के ऊपर नज़र रखिए, आपके भाव के आसपास है तो पहले तो निकल जाइए, फिर नीचे मेरे तो आप कॉल ले सकते हैं सिचुएशन को ईज आउट होने के बाद। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है।